जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर क्लस्टर क्लासेस में। दोस्तों कि जैसे हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम देख रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनको आगे आने वाला एग्जाम में रिपीट होने की संभावना अधिक बनी है, हम उन्हीं प्रकार के क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम और एक चीज मैं बता दूं पहले ही कि ये वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन डिस्कस के साथ हम लोग पूरा बारीकी से देखेंगे हर चीज को। और जितना मैं एक्स्ट्रा चीज नोट कराऊंगा आप लोग प्लीज उसको कहीं पे नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसे एंग्लो फ्रेंच संघर्ष भी कहा जाता है की समाप्ति किस संधि से हुई? आपके ऑप्शन है ए बेसिन की संधि, बी एला सापेल की संधि, सी सूरत की संधि और डी पेरिस की संधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पेरिस की संधि का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिस की संधि। कलर चेंज कर ले थोड़ा। चलिए अब आइए थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कर्नाटक युद्ध था क्या। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे आगे कि कर्नाटक युद्ध 3 हुए थे, जिसे एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। और ये तीनों कर्नाटक युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। चलिए, कहा जा रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध यानी कि पहला कर्नाटक युद्ध 46 से 48 तक हुआ था। अब इसकी पृष्ठभूमि और कारण हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका पृष्ठभूमि क्या था और कारण क्या था। तो फ्रेंच गवर्नर डुप्ले, याद रखिएगा डुप्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। फ्रेंच गवर्नर डुप्ले द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप, यूरोप में चल रहे अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का भारतीय विस्तार। तो वास्तव में कर्नाटक युद्ध क्या था? तो कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया पर अधिकार के लिए फ्रांस और इंग्लैंड आपस में लड़ रहे थे, तो यूरोप में लड़ रहे थे। तो वो सीन देखने को मिला, कहां? भारत में भी वो सीन देखने को मिला। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी। आगे कहा जा रहा है कि अंग्रेजी अधिकारी बर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोतों पर कब्जा कर लिया गया। प्रतिक्रिया स्वरूप डुप्ले द्वारा ला बार्डोने की सहायता से मद्रास पर अधिकार के मुद्दे पर युद्ध की स्थिति बन गई। नवाब अनवरुद्दीन ने 1748 ईस्वी में फ्रांसीसियों के विरुद्ध सेंट टॉम यानी कि सेंट टॉम को सेंट थॉमस भी कहा जाता है, सेंट टॉम की लड़ाई लड़ी। इसमें अनवरुद्दीन की हार हुई। तत्पश्चात एक्सला सापेल की संधि को एला सापेल संधि भी कहा जाता है। तो एक्सला सापेल की संधि हुई, याद रखिएगा संधि। तो पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो एक्सला सापेल की संधि, जिसके तहत फ्रांसीसी ने अंग्रेजों को मद्रास तो वापस कर दिया, पर उनके बदले उसे अमेरिका का एक क्षेत्र मिला। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था और उसकी समाप्ति जो हुई एक्सला सापेल संधि के द्वारा हुई। एक्सला सापेल संधि के द्वारा उस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब आइए इसमें देखते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध आखिर क्या था। टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुए, तो दूसरा कर्नाटक युद्ध क्या था? तो मूल कारण क्या था? तो हैदराबाद एवं कर्नाटका में उत्तराधिकार के लिए 2 गुटों के बीच में संघर्ष। ठीक है,
तो ये पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा कि दूसरा कर्नाटक युद्ध किसके लिए लड़ा गया था। तो हैदराबाद एवं कर्नाटका में उत्तराधिकार के लिए दो गुटों के बीच संघर्ष था। हैदराबाद में नसीर जंग, एक सेकेंड, हाँ, हैदराबाद में नसीर जंग ब्रिटिश समर्थित एवं मुजफ्फर जंग फ्रेंच समर्थित था। तो अब देखिए यहां भी दो गुट में बट गया था और कुछ राजा का ब्रिटेन समर्थन कर रहा था भारत में और कुछ राजा का फ्रांसीसी समर्थन कर रहे थे। तो नसीर जंग जो था वो ब्रिटिश समर्थित था और मुजफ्फर जंग जो था वो फ्रेंच समर्थित था। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि कर्नाटक में अनवरुद्दीन ब्रिटिश समर्थित एवं चंदा साहब फ्रेंच समर्थित था। ठीक है, दोनों गुटों में 1749 में अंबूर की लड़ाई हुई जिसमें फ्रेंच समर्थित गुट विजयी हुआ। ठीक है, अनवरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहब नवाब बने। कुछ समय बाद नासिर जंग की जगह हैदराबाद में फ्रेंच समर्थित मुजफ्फर जंग नवाब बना। अंततः प्रथम स्तर पर फ्रेंच का प्रभाव स्थापित हुआ, पर कुछ ही समय बाद अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली जो त्रिचन्नापल्ली चला गया था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर चंदा साहब एवं फ्रेंच को हराकर कर्नाटक पर अपना सत्ता स्थापित की। हैदराबाद पर फ्रेंच प्रभाव अभी बना रहा। 1756 ईस्वी में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पुदुचेरी की संधि, पांडिचेरी या पुदुचेरी की संधि कहिए, तो पांडिचेरी की संधि हुई जिसमें यह तय हुआ कि दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट दूसरा कर्नाटक युद्ध के विषय में है। दूसरा कर्नाटक युद्ध किसके लिए लड़ा गया? तो हैदराबाद एवं कर्नाटका में उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। कुछ गुट का समर्थन अंग्रेजी कर रहे थे और कुछ गुट का समर्थन फ्रांसीसी कर रहे थे। ठीक है, भारत में। और ये दूसरा कर्नाटक युद्ध था, ये समाप्त हुआ किसके वजह से? तो पुदुचेरी की संधि कहिए या पांडिचेरी की संधि कहिए, पांडिचेरी के संधि द्वारा समाप्त कर दिया गया। और इसमें यह तय हुआ कि दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि दोनों जो ब्रिटिश समर्थित था और फ्रांसीसी समर्थित था, इनमें तय हुआ कि दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं तीसरा कर्नाटक युद्ध क्या था। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध क्या था? तो तीसरा कर्नाटक युद्ध के विषय में, यह युद्ध यूरोप और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चल रहे 7 वर्षीय युद्ध का भारत विस्तार था। अब देखिए, यह युद्ध यूरोप में चल रहा था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 वर्षीय युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो अब उधर यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांसीसी लड़ रहे थे। अब वो सीन यहाँ भी भारत में भी देखने को मिला, क्योंकि उस समय में ब्रिटेन और फ्रांसीसी, कुछ भाग पर ब्रिटेन और कुछ भाग पर फ्रांसीसी का कब्जा था। ठीक है, तो वो दोनों गुट यहाँ भारत में भी लड़ाई कर रहे थे आपस में। उधर यूरोप में उनके बीच लड़ाई चल रहा है, वो सीन यहाँ भारत में भी कर रहे हैं। अब अगला है पॉइंट इसमें, 1770 ईस्वी में वांडीवास का लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल आयरकुट एवं फ्रेंच सेना का नेतृत्व काउंट लाली ने किया। फ्रेंच पराजित हुए। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ व्यू से इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। बोला जाता है 1770 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई होती है। 1770 में वांडीवास की लड़ाई होती है। अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो जनरल आयरकुट ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल आयरकुट ने किया था और फ्रेंच सेना का नेतृत्व काउंट लाली ने किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसमें फ्रांस सेना की हार हुई। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है इसमें हमारा, 1761 ईस्वी में ब्रिटिश सेना ने फ्रेंच मुख्यालय पुदुचेरी पर अधिकार कर लिया।
1763 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति पर पेरिस की संधि हुई। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तीसरा कर्नाटक युद्ध किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो पेरिस की संधि के द्वारा। ठीक है, पेरिस की संधि हुई जिसके तहत पांडिचेरी को फ्रांस को वापस कर दिया गया, पर यह तय हुआ कि फ्रेंच भविष्य में किसी भी प्रकार की राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी बनकर रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या तय हुआ? इसमें तय हुआ कि जो पुदुचेरी है वो फ्रांस को वापस कर दिया गया और यह तय किया गया कि फ्रांसीसी है यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो केवल भारत में व्यापार करेगी, किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप में बाधा नहीं डालेगी। ये अंग्रेजों के साथ समझौता हुआ, ना कि भारतीयों के साथ। ठीक है, फ्रेंच सेना जो थी वो अंग्रेजों से हारी, ना कि भारतीय राजाओं से हारी थी। ठीक, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हम जो भी डिस्कस करेंगे बहुत ही बारीकी से करेंगे, जो आपके आगे आने वाला एग्जाम में बहुत सारा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, देखिएगा आपको बहुत मजा आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित किया? आपके ऑप्शन है ए मैसूर, बी सूरत, सी मसूलीपट्टनम, डी कोच्चि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोच्चि, यानी कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना कंपनी कहां पर बनाया था? कोचीन में बनाया था। और एक चीज पूछा जाता है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो कि वास्को डिगामा था, 17 मई 1498 को माना जाता है कि वो भारत आया था। ठीक है, 17 मई 1498 को कहां पर आया था? तो कालीकट पहुंचा था। केरल कालीकट जो है वो केरल राज्य में है, केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था वास्को डिगामा। ठीक, और पुर्तगालियों ने पहला कंपनी पूछ लिया जाए आपसे, तो पहला कंपनी कहां पे स्थापित किया था? तो कोच्चि में स्थापित किया था। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? आपके ऑप्शन है ए नीनो डी कुन्हा, बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आपका ऑप्शन सी है। सॉरी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आपका ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अब देखिए, आइए पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। नीनो डी कुन्हा, बी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को हम लोग भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक अगर मैं बात बता दूं आपको कि अगर आपसे ये चीज पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो संस्थापक कहा जाता है किसे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। ठीक है, अगर संस्थापक केवल पूछा जाए आपसे संस्थापक किसे कहा जाता है, तो संस्थापक हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, जबकि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा गुलाम वंश में संस्थापक पढ़ते हैं जब भी तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, और वास्तविक संस्थापक जब भी पढ़ते हैं तो इल्तुतमिश को। ठीक है, तो वैसे ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक पूछा जाए तो अल्मीडा,
और वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो अल्बुकर्क। चलिए, अल्बुकर्क के विषय में मैं थोड़ा पॉइंट आप लोगों को बता दूं जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि भारत में अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल यूसुफ से गोवा को छीन लिया। ठीक है, जो आगे चलकर भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए एक बार और देखिए इसको। बोला जा रहा है कि अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। ठीक है, गोवा को आदिल यूसुफ शाह से गोवा को छीन लिया। कौन? अल्बुकर्क, जो आगे चलकर भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बन गई। क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है आपसे कि अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी कहां थी, तो गोवा। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है इसमें 1511 ईस्वी में मलक्का पर इसने अधिकार कर लिया और इसका सबसे खराब नीति जो था भारत में, इसने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय नारियों से शादी करने के लिए प्रेरित किया। इसका सबसे खराब, भारतीयों के लिए अगर सबसे खराब नीति थी तो यही नीति थी। इसने पुर्तगाली पुरुषों को प्रेरित किया कि भारतीय नारी से शादी करो, शादी करके यहाँ पे पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार करो। ठीक है, ये अल्बुकर्क की नीति थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। आपके ऑप्शन है ए मीर जाफर, बी सिराजुद्दौला, सी मीर कासिम, डी अलवर्दी खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिराजुद्दौला। अब आइए थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये ब्लैक होल दुर्घटना था क्या। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला आ गया तो थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये ब्लैक होल दुर्घटना था क्या। तो देखिए, ब्लैक होल दुर्घटना के विषय में कहा जाता है कि इस घटना में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को कैद कर लिया था। ये कैदियां एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दी गई थी। इस कोठरी के बारे में कहा जाता है कि यह 18 फीट लंबा, 14 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचाई, जैसे LBH, लंबाई 18 फीट, चौड़ाई 14 फीट और ऊंचाई 10 फीट का कमरा था। इस घटना में बंद किए गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जब 23 जून को कोठरी खोला गया तो उसमें 146 में से सिर्फ 23 लोग ही जीवित पाए गए। अब देखिए, टोटल 146 आदमी उस कोठरी में बंद किए गए थे सिराजुद्दौला द्वारा। और ये व्यक्ति थे कौन? तो ये व्यक्ति या तो ब्रिटिश सेना थी या भारतीय जो ब्रिटिश सेना में शामिल थे वो थे। ठीक है, तो ब्रिटिश लोगों को इसने क्या किया कि 146 ब्रिटिश को एक कोठरी में बंद कर दिया। बहुत ही छोटा कोठरी था। अब 146 में जब सुबह में खोला गया तो पता चला कि इसमें टोटल 146 में से केवल 23 लोग ही जिंदा बचा है। ठीक है, चलिए, और एक चीज मैं बता दूं कि आखिर ये घटना घटी कब थी। यह घटना 20 जून 1756 की है। ठीक है, 20 जून 1756 की ये घटना है। ठीक है, और 23 जून को जैसे खोला गया था ये रूम तो पता चला कि 23 जून को केवल 146 में 23 लोग ही जिंदा बचे हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अब आइए उपराष्ट्रपति से
के विषय में थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए, उपराष्ट्रपति के विषय में जो भी अनुच्छेद है हमने डिस्प्ले पर रख दिया, आप लोग एक बार पढ़ लेना इसको। भारत के उपराष्ट्रपति और अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71 तक उपराष्ट्रपति का वर्णन मिलता है, जिसमें अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा एवं कोई अन्य लाभ के पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। 64 अनुच्छेद 65 66 67 68 69 70 71, क्योंकि हम पढ़ेंगे इतना टाइम जाएगा। ठीक है, वीडियो ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, हमने यहाँ पर दे दिया आपके सुविधा के लिए। एक बार ये अनुच्छेद आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। अगर जिनको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए मुंह, बी टांग, सी खोपड़ी, डी भुजा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टिबिया नामक हड्डी जो है ये टांग में पाई जाती है। ठीक है, टांग का मतलब पैर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? आपके ऑप्शन है ए न्यूट्रॉन के स्थाप संख्या पर, बी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, सी परमाणु भार पर, डी प्रोटॉन की संख्या पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी भी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 22 अप्रैल, बी 11 मई, सी 13 जून, डी 17 जुलाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा मैं इसके विषय में और भी बता दूं कुछ दिवस जो एग्जाम ऑफ डे से इंपॉर्टेंट है। देखिए, जल दिवस 22 मार्च, पर्यावरण दिवस 5 जून, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जल दिवस 22 मार्च, पर्यावरण दिवस 5 जून, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, 10 नंबर सवाल है हमारा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? आपके ऑप्शन है ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी चोल काल, डी राजपूत काल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त काल, यानी भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता है? आपके ऑप्शन है ए लौह युगीन सभ्यता, बी अच्छ युगीन सभ्यता, सी कांस्य युगीन सभ्यता, डी ताम्र युगीन सभ्यता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। चलिए अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए आयुर्वेद, बी होम्योपैथी, सी यूनानी, डी एलोपैथी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सॉरी, चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, यानी कि चरक संहिता किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है। चलिए
अगला सवाल है हमारा, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर, बी 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, सी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और डी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री, ओहो अच्छा 22.5 डिग्री है, एक 82.5 डिग्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट है, अगला सवाल हमारा, वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। आपके ऑप्शन है ए मर्केली स्केल, बी सिस्मोग्राफ, सी रिक्टर स्केल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रिक्टर स्केल, यानी भूकंप मापी जो यंत्र है उसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, रिक्टर स्केल। अगला सवाल है हमारा, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? ये एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए एसिटाबुल्लरिया, बी ग्रेसिलेरिया, सी क्लोरेला वाल्गारिस, डी बेलोनिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, क्लोरेला वाल्गारिस। याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कीजिएगा। अगला सवाल है हमारा 16 नंबर, पृथ्वी की आयु की गणना किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कोबाल्ट, बी कार्बन, सी सोडियम, डी रेडियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कार्बन डेंटिंग का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु मापने में, कार्बन, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तट रेखा का मतलब कि समुद्री सीमा रेखा, यानी समुद्र से जो टच होता है उसे तट रेखा कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो देखिए यहां से अगर यहां तक देखिएगा तो ये इंडिया का कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया का मतलब तटीय क्षेत्र है। तो इसमें सबसे बड़ा जो तट रेखा है वो किस राज्य का है, यही सवाल आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये गुजरात, यानी कि गुजरात जो है, गुजरात का सबसे लंबा तट रेखा है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, गुजरात। अगला सवाल है हमारा, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? आपके ऑप्शन है ए प्रकाश का विवर्तन, बी प्रकाश का प्रकीर्णन, सी प्रकाश का परावर्तन, डी प्रकाश का अपवर्तन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। देखिए हमने प्रयास किया है कि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आए, इसीलिए हमने मैप भी और पूरा डिस्कशन के साथ हमने पूरा डिटेल्स भी रखा है इस वीडियो में, ताकि आपको देखकर और पढ़कर समझ में आ जाए। चलिए अगला सवाल है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए अनीता देसाई, बी जेवियर मोरे, सी चित्रा सुब्रमण्यम, डी अरुंधति राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अरुंधति राय।
ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, चलिए सेशन का अंतिम क्वेश्चन, नीले रंग का कांच किस पदार्थ का मिलकर बना होता है? नीले रंग का कांच देख रहे होंगे आप लोग कि जो हम लोग घर में लगाते हैं खिड़की वगैरह, और अगर नीला खिड़की लगाते हैं तो जो नीला कांच रहता है तो वो कांच में क्या मिलाकर बनाया जाता है ताकि वो नीला हो जाता है? आपके ऑप्शन है ए कोबाल्ट ऑक्साइड, बी आयरन ऑक्साइड, सी कॉपर ऑक्साइड, डी गोल्ड क्लोराइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने पर कांच का जो रंग है वो नीला हो जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि एक बार दो बार, ये कई बार पूछे गए। तो इसीलिए हमने वैसे ही क्वेश्चन लिया है जो 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे रिपीट हुआ है, जिसको आगे आने वाला एग्जाम में रिपीट होने की संभावना बनी है। ठीक है, तो हमने वैसे ही क्वेश्चन को लिया है। प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।